महात्मा गांधी, जैसे हम महात्मा गांधी की बात पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी के आगे हम अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी ये किस प्रकार से इंडियन हीरो बनते हैं, अर्थात नेशनल हीरो। ठीक, तो नेशनल हीरो कैसे बने, तो ये हम बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि इनकी कुछ उपाधियाँ थी, जो उपाधियाँ अहम रोल निभाती हैं, जो पेपर में ठीक पूछी जाती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी को हम मतंग बाबा के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को मतंग बाबा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम शांति का दूत कहते हैं, या इन्हीं को हम शांति दूत के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं को अर्थात महात्मा गांधी को भी कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। क्या कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और इनको यानी महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, क्या सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, या यानी सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट और अंग्रेजों का एजेंट भी कहा है। क्या अंग्रेजों का एजेंट भी कहा गया है। कब कहा गया है, अभी हम बस कुछ समय के पश्चात हम बात करते हैं। हमें अर्धनग्न फकीर, ये उस समय की बात है जब देश में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। तभी वहां पर तत्कालीन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का तत्कालीन वैशाख नंदन प्रधानमंत्री, उसका नाम था ब्रिस्टल चर्चिल। क्या नाम था, ब्रिस्टल चर्चिल। कि ब्रिस्टल चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या अर्धनग्न फकीर अर्थात अर्धनंगा फकीर कहा था। समझ जाएंगे ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और पामस्टन नाम का जो व्यक्ति था, उसने इनको कहने पर मजबूर किया था। क्यों, क्योंकि जो पहला सम्मेलन हुआ था तो उसमें कोई प्रतिनिधि नहीं गया था। उसने कहा था, देखा कि जिस देश को तुम गुलाम बना रखे हो, वहाँ के लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हारी इतनी बड़ी हैसियत। ठीक है, तो उसी के बाद क्या हुआ था आप सब जानते हैं। तो इनको क्या कहा गया, अर्धनग्न फकीर किसने कहा, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इन्हीं को जब ये असहयोग आंदोलन भारत में चलाते हैं, असहयोग आंदोलन जब चलाते हैं, तभी इनको जो है रविंद्रनाथ टैगोर यानी आर.एन. टैगोर के द्वारा इनको महान है जो आत्मा यानी महात्मा की उपाधि दी जाती है। इसको महात्मा की उपाधि दी जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो असहयोग आंदोलन नहीं, ये चंपारण विद्रोह के दौरान, इसके चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको किसकी उपाधि दी गई, तो ध्यान रखेंगे महात्मा की। और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इनको 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, और त्रिपुरी अधिवेशन में भी जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए थे, महात्मा गांधी से कहा था कि आप कृपया करके बताइए कि हम अपने मंत्रिमंडल में किसको किसको शामिल करें। तो महात्मा गांधी गुस्सा होकर के दूसरे के तिगुलट कर बैठे हुए। इस प्रकार से यहाँ पर आप जानते हैं कौन सी घटना क्या हुई, तो आप समझते हैं। लेकिन बाद में रंगून यानी बर्मा से रेडियो के माध्यम से नेता सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था, बापू कहा था। क्या कहा था, बापू और राष्ट्रपिता कहा था। कहा कि हम भारत अर्थात देश की आज़ादी के लिए हम अपने राष्ट्रपिता बापूजी से क्या अपनी आशीर्वाद लेना चाहते हैं। समझ जाएंगे ना, ये उस समय की बात है, तो ध्यान रखेंगे। इनको बापू और नेशनल या नेशन फादर किसने कहा है, आप इसे ध्यान रखेंगे। और एक नाम है, जब देश आज़ाद हो चुका था उस समय देश की परिस्थितियाँ जटिल थी। क्या थी, जटिल थी। और देश में माइग्रेट की स्थिति थी। जैसे आप मणिपुर में हैं, आप समझ सकते हैं, मणिपुर को उससे जोड़ करके आप समझ सकते हैं कितना समस्यात्मक समय रहा होगा। उसी समय नोआखली नाम का जो क्षेत्र था, नोआखली नाम के क्षेत्र में उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन यानी पर्वत बेटा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरी फोर्स लगा दी, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं शांत करा पाए। लेकिन ये जाकर के वहाँ पर अकेले ही दंगे को शांत कराते हैं। इस प्रकार से इन्हें जो है माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री कहा था। क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री। तो वन मैन बाउंड्री इनको किसने कहा था, गांधी जी को। तो ध्यान रखेंगे, पर्वत बेटा अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। उम्मीद करते हैं ये उपाधियां आपको जरूर समझ में आनी चाहिए। समझ जाएंगे।
अब बात करते हैं, महात्मा गांधी से जितने भी तथ्य हैं आप इनको ध्यान रखेंगे। इसमें मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं और ये अहम रोल निभाएंगे, यूपीएससी हो या आरओ, वनडे हो या कोई और, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे। तो जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी की आगे की सिनेरियो की हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी नेशनल हीरो कैसे बने, यहाँ तक के सफर को कैसे इन्होंने तय किया, आइए हम समझते हैं। देखिए, अब महात्मा गांधी जब भारत में हैं तो भारत में इनको सन 1893 में, कब, सन 1893 में, और सन 1893 में आपको ये बताना होगा कि विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में आयोजित हो रहा, उसका जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, आपको ये जरूर बताना होगा, ठीक है। नाम कमेंट करके बताना होगा। तो बताइएगा, सन 1893 में महात्मा गांधी को क्या दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका जाना पड़ता है। और 1893 में वहाँ के यानी साउथ अफ्रीका, जैसे आप व्यापार मंडल अध्यक्ष जानते होंगे, रायबरेली में भी है, व्यापारियों का एक अध्यक्ष होता है जिनका हम व्यापार मंडल अध्यक्ष कहते हैं कि उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी व्यापार मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। तो व्यापार मंडल अध्यक्ष के पद पर आसीन थे हमारे गुजरात के तत्कालीन व्यापारी, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इनका मुकदमा लड़ने के लिए ये महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहीं पर सन 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, नटाल कांग्रेस की। ये मुकदमा लड़ने गए तो मुकदमा काहे का था, तो समझिए, तो उसी समय एक वहाँ पर कानून पारित किया गया था, एक कानून पारित किया गया था कि कोई भी, यानी रंग भेद कानून से कहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है यहाँ पर बिना खरगोश का जो व्यक्ति है, खरगोश का मतलब यूरोपीय अर्थात अंग्रेज, वैशाख नंदन आप समझ सकते हैं। जितने खरगोश हैं, इन खरगोशों के अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं उनको, जैसे साउथ अफ्रीका हैं, इंडियन हैं, ये सभी ये लोग हैं, तो इनको वहाँ पर विशेष प्रकार से जो सुविधाएं हैं वो कोई नहीं दी जाएंगी। अर्थात ये भेदभाव किसके आधार पर था, रंग के आधार पर, समझ आए ना। इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, मुकदमा लड़ने गए थे। और जैसे ही ये गए तो वहाँ पर 1894 में महात्मा गांधी के द्वारा एक नटाल कांग्रेस की स्थापना होती है। ये नटाल कांग्रेस ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है। क्यों, क्योंकि भारत में कांग्रेस की स्थापना कैसी हुई इसको तो पूरा ये देख करके गए थे ना। ठीक उसी प्रकार से ये वहाँ पर जाकर के नटाल कांग्रेस की स्थापना किए, जिससे भारत के रहने वाले जो भारतीय साउथ अफ्रीका में रह रहे थे वो आकर के इससे अधिक से अधिक जुड़ सके और अपनी बात को यहाँ पर रख सके। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, तो ध्यान रखेंगे साउथ अफ्रीका में 1894, गलत तो नहीं करोगे। और जैसे ही इसकी स्थापना की तैसे ही अंग्रेज जो वैशाख नंदन थे, खरगोश, ये सारे के सारे खरगोश ये तो जानते ही थे, क्या जानते थे कि उसी समय भारत और साउथ अफ्रीका को गुलाम बनाए थे। तो जाहिर सी बात है ये सब तो जानते ही थे कि ये कौन है, भारत का क्या है और यहाँ पर क्या है, समझ जाएंगे ना। तो इन्होंने तुरंत ही उठा करके सोचा कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में आग लगाने आ गया, ये महात्मा गांधी को उठा करके जेल में डाल देते हैं। कहाँ डालते हैं, जेल में। और यही जेल में जब डालते हैं तो जेल में ही ये पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। किसका, सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार ये करते हैं। यानी महात्मा गांधी का जो है सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। और इसे ये अहिंसक था, इस प्रकार से इसे हम कहते हैं अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं ना, सविनय विनम्र निवेदन है ना, यानी सबसे निवेदन करके उनका क्या, अवज्ञा, उनकी बातों को ना मानना, समझ जाएंगे ना। तो इसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताइए अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ किया, आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। इसे सही करोगे, गलत तो नहीं करेंगे, इसे आप जरूर ध्यान देंगे। और ये जो आंदोलन था किसके, कैसे, तो इसमें कहा गया था कि अब यहाँ पर कोई भी भारतीय साउथ अफ्रीका में नहीं रहेगा। क्या, भारत में भारतीय कोई भी साउथ अफ्रीका में नहीं रहेगा। ऐसी कई बातें जिसमें कई पहलू शामिल थे, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। इस बात को समझ जाएंगे ना।
उसके बाद अगला कदम इनका होता है, क्या होता है उसे समझते हैं। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसे नटाल आश्रम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? नटाल आश्रम के नाम जानते हैं। उम्मीद करते हैं सब चीजें घट जानी चाहिए, इनको कभी पढ़ने की पुनः जरूरत ना पड़े। अगला, दक्षिण अफ्रीका के ही शहर डरबन में दूसरा एक आश्रम बनाते हैं जिसे फिनिक्स फार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनिक्स फार्म। तो बताइए फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ हुई? डरबन में। नटाल इंडियन कांग्रेस या नटाल आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? आंसर होगा जोहान्सबर्ग। समझ जाएंगे। उसके पश्चात सन 1901 में इनको भारत की याद आई, वो भारत आकर के फाट पड़े। ठीक है, जब भारत आ जाते हैं तो उसी समय भारत में कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। कलकत्ता में एक अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा था और इस समय कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, इसके चेयरमैन थे दिनसा वाचा। क्या नाम था? दिनसा वाचा। कौन थे? दिनसा वाचा। तो बताइए 1901 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? आंसर हो जाएगा दिनसा वाचा। कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। समझ आएगा। इसमें गांधी आते हैं तो पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग कब लिया? 1901 में। अच्छा, और ध्यान रहे 1901 में ही तुम्हारे पास पहली बार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कहाँ? प्रतापपुर नामक क्षेत्र में पहली बार चीनी मिल लगी है। ध्यान रखेंगे। तो पहली बार देश में चीनी मिल कब लगी? 1901। कहाँ? देवरिया, प्रतापपुर, ना कि प्रतापगढ़। ठीक, कंफ्यूजन में नहीं, पहला ऑप्शन प्रतापगढ़ रहता है, ध्यान रखें। अच्छा, और इसको ध्यान रखना होगा। आगे 1901 में जब ये आते हैं, इतना बात आप समझ गए। उसके बाद जब ये आते हैं तो पहली बार इनका आगमन होता है और इसी कांग्रेस अधिवेशन में इनको मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले वही जो इनके राजनीतिक गुरु हैं, इनको समझाते हैं और इस प्रकार से पुनः साउथ अफ्रीका लौट जाते हैं। काम खत्म। तो साउथ अफ्रीका जब लौट गए तो वहाँ पर 1903 में इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम पड़ा इंडियन ओपिनियन। क्या नाम पड़ा? इंडियन ओपिनियन के नाम से एक पत्रिका मैगजीन प्रकाशित किया जो साप्ताहिक था। क्या? साप्ताहिक थी, इंग्लिश भाषा में, इसमें इंग्लिश में। और ये पुनः दक्षिण अफ्रीका जाते समय ही एक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, एक पुस्तक लिखे थे या फिर कह सकते हैं उसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज जो गुजराती भाषा में थी। इसका प्रकाशन इन्होंने 1909 में किया। 1909 में किया। और आपको बताना होगा 1909 में जो एक आया था भारत परिषद अधिनियम, इसका दूसरा नाम क्या था? 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसका नाम क्या था कि आपको बताना होगा। अगला, तो ध्यान रहे हिंद स्वराज किस भाषा में है? गुजराती। इंडियन ओपिनियन इंग्लिश में। ये दोनों कहाँ प्रकाशित हुए थे? तो समझ जाएंगे साउथ अफ्रीका में। याद रखोगे? अच्छा, पूछते हैं कि बताइए इंडिया से साउथ अफ्रीका जाते समय गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ध्यान रखेंगे हिंद स्वराज। क्या नाम? हिंद स्वराज। समझ जाओगे। आगे है पीटर मेरिट्सबर्ग। ये पीटर मेरिट्सबर्ग ये क्या है? तो पीटर मेरिट्सबर्ग, एक समय की बात है कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास का जो टिकट था ट्रेन का ले लिए थे। और जाहिर सी बात, जब टिकट लेंगे तो बैठो करेंगे, है ना? बैठ गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया था? पीटर्स मेरिट्सबर्ग में इनको ट्रेन से धक्के मार करके उतार दिया था।
समझ जाएंगे ना। और आप खुद सोचिए कि इन खरगोश गधों को कौन समझाए। अगर वहाँ पर इंडियन नहीं बैठ सकते थे तो भैया टिकटों न देते ना। आज समझ सकते हैं ना, इन गधों को कौन समझाए। तो इनको कहाँ पर गिरा दिया गया या उतार दिया गया, पीटर्सबर्ग। और यहीं पर जब गांधी को ट्रेन से उतार दिया जाता है तभी यहाँ पर गांधी एक धर्म को अपनाते हैं। और वो कोई धर्म नहीं है, वो स्वयं स्वधर्म बनाते हैं, उसका नाम है सेवा धर्म। सेवा धर्म, सेवा धर्म का मतलब इन्होंने यहीं पर शपथ लिया कि अब मानव मात्र की सेवा करना ही मेरा धर्म है। समझ जाएंगे, मानव मात्र की सेवा करना ही मेरा धर्म है। यहीं से इन्होंने ये शपथ ली कि अब तुम्हें हम भारत, तुम्हें हम दक्षिण अफ्रीका तो क्या, तुम्हें हम अपनी सरजमी अर्थात भारत से भी बाहर हम ही भगाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसने? महात्मा गांधी ने ऐसी शपथ ली। कहाँ पर? तो आप समझ जाएंगे कहाँ पर। ठीक है, सेवा धर्म अपनाया और सेवा धर्म में इन्होंने दो महत्वपूर्ण हथियार चुने। और वो हथियार कौन से हैं? तो दो महत्वपूर्ण हथियार, एक नाम है सत्य, एक नाम है अहिंसा। सत्य अहिंसा यानी अहिंसा पूर्वक, यानी बिना लड़ाई दंगा के लिए हम सत्य को प्राप्त करेंगे। सत्य को क्या प्राप्त करेंगे? भाई जाहिर सी बात है, देश मेरा है तो शासन मेरा होना चाहिए, ये सत्य है ना। सत्य का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, और अहिंसा का मतलब होता है प्राप्ति का माध्यम। यानी प्राप्ति का माध्यम इन्होंने चुना अहिंसा, और प्राप्त क्या करना था? सत्य। समझ जाएंगे ना। इसके बाद जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी का सबसे बड़ा यानी ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दी गई है, सबसे बड़ा हथियार, तो उसका नाम है उपवास। क्या? उपवास। क्या? उपवास। यानी जब हर चीज से हार जाते थे तो ये उपवास पर बैठ जाते थे कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी बात पर कोई निर्णय नहीं आएगा। समझ जाएंगे। इस प्रकार से देश में पहली बार भूख हड़ताल कहाँ करते हैं वो बाद में बताएंगे। अच्छा, और आपको पता है, जरूर बताएंगे। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बड़ी क्रूर हत्या या सबसे बड़ी क्रूर हिंसा क्या होती है? ठीक, सबसे बड़ी क्रूर हिंसा क्या होती है? तो ध्यान रहे, महात्मा गांधी के अनुसार कि गरीबी का स्थायित्व। महात्मा गांधी के अनुसार बताया गया है कि सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है, तो उसका नाम है गरीबी का स्थायित्व, यानी गरीबी का निरंतर लंबे समय तक बने रहना क्या है? सबसे बड़ी क्रूर हिंसा है। समझ जाएंगे ना। किसके द्वारा बताया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। ऐसा कैसे? ऐसा इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जो हमारे भारत में जो परिवार की व्यवस्था है, इन परिवारों में क्या होता है, एक तरफ अगर कोई गरीब परिवार ले लीजिए तो जाहिर सी बात है उसमें पैसों की तंगी होगी, और आप जानते हैं दुनिया में हर चीज़ तो पैसे से मिलता है ना। जब पैसों की तंगी है तो सोच कर देखिए, आपके पास पैसा नहीं, ये मान लीजिए आप एक गरीब परिवार से आते हैं, आपके पास पैसा नहीं, आपके घर में कोई बीमार हो गया, जरा बताइए आप दवा कहाँ से कराओगे? आप खुद सोचिए, आपके पास पैसा नहीं है तो पर डे के जो खर्च होते हैं उनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जब इसको नहीं एडजस्ट कर सकते, सोचिए तुम्हारे पास खाने पीने के लिए अगर सामग्री लाने के लिए अर्थव्यवस्था नहीं है, सही से यानी पैसा नहीं है, तो जाहिर सी बात आपके अंदर जो जनसंख्या है, यानी आपके यहाँ जो जनसंख्या है उसमें कुपोषणता प्राप्त हो जाएगी। कुपोषणता पूरी तरह से अपना घर बना लेगी, और जब कुपोषणता अपना घर बना लेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बीमारियों का घर नहीं हो जाएगा। क्या? यानी आपके घर में बीमारियों का बोलबाला हो जाएगा, और जब बीमारियों का बोलबाला हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या होगा। समझ जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसको सबसे बड़ी क्रूर हिंसा कहा है। और यदि आप अपनों को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप दो काम करेंगे। कौन कौन से? एक तो ये काम करेंगे कि सबसे पहली बात तो आप चोरी करेंगे, यही रास्ता ही है, डकैती करेंगे, यानी इस तरह के आप वो कार्य करेंगे जो गैर जो है मानवीय। समझ जाएंगे ना, यानी अमानवीय कृत्य करने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। समझ जाएंगे ना। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण आप मणिपुर में देखा भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो यही यानी जहाँ पर गरीबी का स्थायित्व होता है वहाँ पर
हिंसा अपने आप पैदा हो जाती है। समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से जैसे कहा गया है कि गरीबी जब किसी क्षेत्र को अपने आगोश में ढक लेती है तो वहाँ अहिंसा स्वतः ही समाप्त हो जाती है, अर्थात हिंसा स्वयं ही जन्म लेती है। समझ जाएंगे। ये महात्मा गांधी के कुछ विशेष बातें थी और इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए